हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जीएस ब्लॉग्स में। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो टॉपिक है सबसे पहले वो देखते हैं। इसका नेम है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जब कभी भी हमें अपने प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता होती है तो हम कुछ स्रोतों की ओर जाते हैं। उन्हीं स्रोतों में से एक है विदेशी यात्रियों का विवरण, जो कि उनकी पुस्तकों से हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से जो एग्ज़ामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के दो तीन तरीके हैं। पहला कि जो यात्री आए हैं वो किसके दरबार में आए थे। दूसरा कि उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो, अगर बात करें वनडे एग्ज़ाम की, वहाँ पर तो क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें पीसीएस की, वहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, थोड़ा सा लेवल अप किया जाएगा। जैसे एक साइड में यात्रियों के नेम दे दिए और दूसरी साइड में वो किसके दरबार में आए थे या उनकी पुस्तकें मिलाने के लिए दे देंगे, और नीचे एक कोड दिया रहेगा जिसमें से सही कोड आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये आज का टॉपिक है। 5 से 7 मिनट में मैं इसे कवर करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करिएगा कोई भी फैक्ट आप मिस ना करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। पहला जो नेम है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, टीसीएस नेम है। ये ईरान के राजवैद्य थे। अब इम्पॉर्टेंट नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो कुछ भी विवरण दिया है अपनी पुस्तक में वो बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक है, अविश्वसनीय है। और जब चीज़ें हद से ज़्यादा काल्पनिक हो जाती हैं तो उनको ज़रा सा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम नहीं है। लेकिन जो अगला नेम है हेरोडोटस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम है। इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसे कहा गया है। अगला जो नेम है वो है, सॉरी, इनकी बुक का नेम है हिस्टोरिका। और यही वो बुक है जिसमें ईरान और इंडिया का जो संबंध था, प्राचीन काल में ईरान को फारस कहते थे, तो इस बुक में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो बुक का नेम भी इम्पॉर्टेंट है और हेरोडेटस का नेम भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नेम जो है वो है मेगस्थनीज का। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। दरबार बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके दरबार में आए थे। इनकी बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिका इसका नेम है। और यही वो बुक है जिसमें बताया गया था कि मौर्य युगीन साम्राज्य में, मतलब कि मौर्य काल के दौरान भारत में कोई भी गुलामी की व्यवस्था नहीं थी। अब बात करें गुलामी की व्यवस्था तो ये क्या होता है? आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में गुलामों को खरीदने और बेचने की प्रथाएं थीं। कई सारे जो अमीर लोग हुआ करते थे गुलामों को खरीद लिया करते थे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी इन्होंने उसको खारिज किया। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, वो इसी बुक में वर्णित किया गया है। और इन्होंने और भी कई बहुत कुछ इस बुक में बताया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि भारत में कई सारे वर्ग हैं, जैसे कि कृषक हो गया और मजदूर वर्ग हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने वर्ग भी बताए हैं। बुक का नेम भी इम्पॉर्टेंट है और नाम भी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो नेम है वो है डायमेकस का। बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायोनीशियस भी इम्पॉर्टेंट है, अशोक के दरबार में आए थे। टॉलमी की जो बुक है ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने कि ऊपर के 4 पॉइंट। लेकिन याद रखिएगा भारत की भूगोल को टॉलमी ने लिखा। प्लिनी की पुस्तक नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, खनिज आदि का वर्णन किया गया है। तो ये पूरे पेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम है वो है हेरोडोटस, मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायोनीशियस। चारों ही याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आता है अरबी लेखक। अरबी लेखक में अगर बात करें तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अलबरूनी भी, इब्न बतूता भी। अलबरूनी की बात करें तो ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। इनकी जो बुक है उसका नेम है किताबुल हिंद, जो कि अरबी में लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है। अभी एक सचिवालय का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में लिखी गई है। अच्छा, किताबुल हिंद इस यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर कहीं पर किसी एग्ज़ाम में तहकीक हिंद लिखा हो तो वो भी कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। किताब एक ही है, बस नाम दो हैं, अलग अलग नेम रख दिया गया है, लेकिन वो बुक एक ही है, अलग नहीं है। अरबी, उसका आंसर भी अरबी ही रहेगा और इसका आंसर भी अरबी है। तो ये जो अलबरूनी है ये किताबुल हिंद इनकी बुक है और महमूद गजनवी के साथ आए हैं। अगला जो नेम है वो है इब्न बतूता।
1331 ईस्वी में आए थे ये। और जो इनकी बुक का नेम है वो है रहला, अरबी में है, यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं इसको। तो ये अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे और इनको उन्होंने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, मुख्य काजी नियुक्त किया था। अंत में बात करें तो चीनी लेखकों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है। क्वेश्चन सिंपल था कि चारों के नेम दिए थे और उनका क्रोनोलॉजी सेट करनी थी कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो फाहियान की बात करें, इम्पॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए हैं। संयुगन की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 518 ईस्वी में आए थे। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हैं 629 ईस्वी में। और इनकी जो पुस्तक है वो है शी यू की इत्सिंग, 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे। अब अगर इंडिविजुअली बात करें तो हर्षवर्धन जो हैं वो 629 में आए थे और लगभग 645 में वापस चीन चले गए थे। इनकी जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शियू की। और यही वो बुक है जिसमें लगभग 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। इत्सिंग की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे और इन्होंने जो मेनली विवरण दिया है अपनी पुस्तक में तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, दोनों ही विश्वविद्यालय का इन्होंने वर्णन दिया है। तो यहाँ पर ये इनकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी ही पूछी गई थी। और शियो की इस बुक को याद रखिएगा। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।